जनता के लिए आपने क्या कुछ किया? तो 10 सालों में मैंने काम जो किया है, सारे जनता इसको अच्छी तरह से देख रही है। अभी तो बहुत योजना का हम लोग न शिलान्यास कर पाए न अभी उद्घाटन कर पाए। अभी तो हम देखेंगे कि अभी सैकड़ों योजना वैसे ही बाकी है। तो इलेक्शन के समय ही इतने सारे उद्घाटन क्यों? अभी लगातार आप जो है उद्घाटनों का दौर चला रहे हैं। 25 में हम लोग इलेक्शन जो आने वाला है, इसमें हमारे नेता का एजेंडा सेट हुआ है कि माई बहन मान योजना, इसमें 2500 रुपया प्रत्येक माँ बहन के खाते में हम देने का काम करेंगे। अभी जो नया मीटर आया है, मीटर नहीं, ये चीटर है। जो बिल 100 रुपया आता था, इसे 300 से 600 रुपया हो गया है। तो ये लोगों का जो खून चूस रहा है, इसको हम लोग हटाने का काम करेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। तो आपके जो विरोधी हैं इसी बात के लिए तो कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बात करके जो है जनता का वोट लेना चाहते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने लेटर में लिख करके उनको दिया कि ये बांध बनने से बहुत नुकसान है, ये बांध बनने से कोई फायदा नहीं। फिर ये कब की बात है? ये कब की बात? सरकार में जब थे तब उस समय आपने लेटर दिया था। फिर वो अनुश्रवण समिति की जो बात होती है, इस बार जो है आपके बताया जा रहा है कि आपके अपने ही आपके लिए चैलेंज साबित हो सकते हैं। यहाँ पे MIM के लोग भी जोड़ लगा रहे हैं, जनसुराज से भी कुछ लोग आ रहे हैं। इसमें सभी को लड़ने का अधिकार है। कोई लड़ता है तो जनता भी सोचती है कि कहाँ से लड़ रहा है, किसके कहने से लड़ रहा है, इसको लड़ने से किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। अब की बार गठबंधन तय करे, जो उसको तय करेगा। जो भी मैदान में आएगा शमीम साहब तैयार है। खुद पे भरोसा है? कितना भरोसा है? पूरा पूर्ण भरोसा है मुझे। STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल, और टॉक विद अंसारुल शो के आज के हमारे मेहमान बेहद खास हैं। आज जिनसे हम बात करने जा रहे हैं इस शो में, वो हैं डॉक्टर शमीम अहमद, नरकटिया विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। तो बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी और पूर्व मंत्री जी आपका। वक्त अब गुजर गए हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब चल रही हैं। जनता के लिए आपने क्या कुछ किया? सबसे पहले तो आपके टीम को भी और आपको भी और श्रोता को भी मेरे तरफ से सारे लोगों को धन्यवाद, शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले मैंने 15 में जीता और फिर दूसरी बार लोगों ने 2020 में जिताने का काम किया और 25 आ गया है। 25 के इसी आखिरी साल में ये इलेक्शन होना है और 10 सालों में मैंने काम जो किया है, सारे जनता इसको अच्छी तरह से देख रही है। खास करके यहाँ ये 3 प्रखंड का बना हुआ है, छावड़ा दानो प्रखंड, बनकटवा प्रखंड और बंजरिया प्रखंड। तो इधर तो आंशिक रूप से बाढ़ आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका बंजरिया है। तो बंजरिया में आप देखे होंगे कि वहाँ पे हम लोगों ने 15 में जो जीता, तो वहाँ पे हम लोग जब उधर गए बाढ़ के समय, तो देखा गया कि कितना परेशानी होती है। 8 से 10 किलोमीटर नाव से जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने इसको मांग करके विधानसभा में मामला उठाया और उस रोड को 5 से 6 फीट ऊंचा कराया गया। पुल पुलिया की संख्या बनी और ये PWD में कन्वर्ट करके ये रोड चैलाहा से जटवा घाट होते हुए बेला नहर तक बन करके अब तैयार है। अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इसके बन जाने से अभी जो बाढ़ आई, तो इसमें हमने देखा कि बहुत राहत था। इसमें लोगों को जान माल की क्षति, कृषि की क्षति हुई, लेकिन आने जाने में कहीं परेशानी नहीं हुई। नहीं तो रात भर हम लोगों को जाग करके जब बाढ़ आते थे तो स्नेक बाइट के मरीज, डूबने के मरीज, लगातार डिलीवरी वाले पेशेंट, नॉर्मल मरीज, लगातार नाव से उसको ला करके मोतिहारी में इलाज कराना पड़ता था। लेकिन ये रूट बन जाने से लाइफ लाइन हो गया वहाँ का, और ये बहुत ही अच्छा हो गया।
आधा दर्जन से ज़्यादा बेड वार बने, बेड वार उधर बने। पुल पुलिया की संख्या आप देखेंगे तो अनगिनत है उस रोड में। फिर उसके अलावे भी आप देखेंगे कि गोबरी आप जाते होंगे, बेलाडीन के पास जब बढ़ेंगे तो गोबरी जाने में एक नासी मिलता था, उस नासी में पुल बन रहा है। कपरसंडी जाने में भी पुल बन करके लगभग तैयार के कगार पर है। यहाँ छावड़ा दाने और बनकटवा को जोड़ने वाली पुल जो है नदी, तियर नदी पर इनारवा गोला पकड़िया घाट पे बन रहा है। तो ये सारे पुल जो बन रहे हैं और अभी प्रस्तावित जो हैं, जिसमें जटवा 1220 से लेकर के रोहिनिया जाने वाली रोड में 2 जगह और अजगरवा और सुंदरपुर को जोड़ने वाली रोड में 2 जगह पुल आगे आ रहा है, तुरंत अब टेंडर हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि एक यहाँ पे डोड़ा नदी परसोत्तमपुर में यहाँ पे पास हो गया, हरदिया में, फिर बथवैया से पैठन टोली जाने वाली रोड में लुकमाई स्थान के पास, फिर वहाँ पे बनकटवा में घोंगिया और रेंगनिया के बीच में भातू टोला वहाँ पे पुल है, फिर झंडा घाट पे पुल, ये सारे पुल सिखावना में है। तो ये सारे पुल जो बन रहे हैं अभी बनने के कगार पे हैं और बहुत बन गए हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई यहाँ पे, 1 दर्जन से ज़्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। स्कूल में बहुत जगह भूमिहीन स्कूल और भवनहीन स्कूल भी हमारे क्षेत्र में अभी 1 दर्जन से ज़्यादा है। तो मैंने 2 जगह मैंने अपने निजी फंड से 2 रूम बनाने का काम किया है। एक छावड़ा दानों में, बुधवाहा में, रघुनाथपुर, और दूसरा घोड़मरवा में, बंजरिया प्रखंड का। तो ये अपने निजी फंड से, और लगातार मैं विधानसभा में मामला उठाता रहा कि भूमिहीन जो विद्यालय हैं वहाँ पे सरकार ज़मीन लेकर के, ज़मीन एक्वायर करके वहाँ पे जो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो तय किए गए स्कूल को, उसको बैक करके वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने का काम करें। नो डाउट, इसके लिए बधाई है। आप जितने कार्य गिना रहे हैं वो बहुत सारे डेवलपमेंट के काम यहाँ पे देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के समय ही इतने सारे उद्घाटन क्यों? अभी लगातार आप जो है उद्घाटनों का दौर चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन पर्पस से जो है विधायक जी या मंत्री जी जो है इस तरह की एक्टिविटी में लगे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैंने काम किया है 5 साल में मैं लगातार, अभी तो बहुत योजना का हम लोग न शिलान्यास कर पाए, न अभी उद्घाटन कर पाए। अभी तो हम देखेंगे कि अभी सैकड़ों योजना वैसे ही बाकी है। तो ये सारे जब विधानसभा ख़त्म होंगे उसके बाद से ये सारे रोड, निजी कोष का फंड, सीढ़ी घाट बने, ये सब बने। तो ये सब अभी हम लोग, स्कूल के बाउंड्री मैंने कराया, स्कूल का सौंदर्यीकरण कराया। तो ये सारे का उद्घाटन सत्र बाद हम लोग करेंगे। चलिए, एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है शमीम साहब। आपका इलाका पूर्वी चंपारण का के जितने सारे कंस्टिट्यूंसी है, 12 कंस्टिट्यूंसी, उसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है। ये सब जो सड़कें या पुल पुलिया का निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बेहतर हो रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आज भी आपके इलाके में गरीबी जो है और पलायन एक बड़ी समस्या है। इन सब के फील्ड में आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या आपको उसमें जो है कमी नज़र आती है और कैसे ये दूर होगा? ये सिर्फ नरकटिया विधानसभा का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार का मामला है। और आपको देखे होंगे कि जब 2020 में हमारे नेता जब इलेक्शन में जा रहे थे तो उनका एजेंडा यही था कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे युवाओं को, और 10 लाख नौकरी देने का उन्होंने वादा किया, सरकारी नौकरी। और जैसे हम लोग की सरकार नहीं बन पाई, जैसे सरकार बनी
तो लगभग 5 लाख नौकरियां देने का हम लोग काम किए। मैं भी मंत्री था उस कैबिनेट में, और 3.5 लाख लगभग प्रक्रियाधीन है। आईटी पॉलिसी बनी, टूरिज्म पॉलिसी बनी, शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार आया, स्वास्थ्य सेवा जिस तरह चौपट हो गया था, हमारे नेता रात भर जग जग करके सारे हॉस्पिटल का व्यवस्था दुरुस्त कराए। लाखों नियोजित जो शिक्षक थे, इसको शिक्षा कर्मी का दर्जा मिला। बीपीएससी से इतने टीचर बहाल हुए। तो ये सब जो 17 महीना में हुआ, और 65% जो जनगणना जब हुआ यहाँ पे जातीय जनगणना, तो उसमें जातीय जनगणना के बाद में उसका आर्थिक स्थिति यहाँ पे सब देखा गया। सारे आंकड़े जब आए तो लगभग 94 लाख लोग ऐसे हैं जो 6,000 से नीचे उनकी आमदनी है। और यहाँ पे कोरोना के समय में जब देखा गया कि लोग डंपर में भर के, कैसे पैदल चल के, कितने ट्रेन में भरे, तब जाकर के यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि इतने लोग बिहार से बाहर रहते हैं। उससे पहले आंकड़ा नहीं था इनके पास। तो ये इस तरह की जितने भी हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है, और हमारे नेता ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें अभी हम लोग जो 25 में हम लोग इलेक्शन जो आने वाला है, इसमें हमारे नेता का एजेंडा सेट हुआ है कि माई बहन मान योजना, इसमें 2500 रुपया प्रत्येक माँ बहन के खाते में हम देने का काम करेंगे। तो ये जैसे, चूँकि महिला को हम सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक कि हम न पलायन रोक सकते हैं, न अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं, न पोषण दे सकते हैं, न उसका कपड़ा दे सकते हैं, बच्चे को साफ सफाई भी नहीं रख सकते हैं। तो सारा चीज़ आ करके वहाँ पे रुकता है। तो इसके लिए हमारे नेता ने 2500 रुपया प्रत्येक माँ बहन के खाते में देने का काम किया है। अगर हर महीने 2500 रुपया आता है तो अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए, उसके खान पान पे, उसके दवा पे, अपना कपड़ा, अपना रहन सहन, ये सारा चीज़ बदलेगा। और लोग जो बाहर जा कर के 10,000 20,000 रुपये कमाते हैं और पूरा परिवार से, बच्चा से, माँ से, बाप से, परिवार से दूर जो रहते हैं, तो ये बहुत ही दुखदाई नौकरी है। तो ये घर पर रह करके ये काम करेंगे। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ की जनता को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाना पड़ रहा है। किसी काम के लिए जाइए, ब्लॉक में जाइए, थाने में जाइए, जहाँ भी जाइए, भ्रष्टाचार का आलम बढ़ा हुआ है, होड़ मचा हुआ है कि कितना हम लूट लें। अभी देखे होंगे लगातार डीटीओ के अफसर पकड़ाए, अब उच्च पदाधिकारी लोग पकड़ा रहे हैं। कितना संपत्ति स्मार्ट मीटर के नाम वाले भी पकड़ाए, और जनता से जो दोहरी मार्क दिया जा रहा है। पहले मीटर जो पहले सरकार का था, यूपीए 1 की सरकार की थी पहले वाला मीटर, अभी जो नया मीटर आया, ये मीटर नहीं, ये चीटर है। जो बिल 100 रुपया आता था, इसे 300 से 600 रुपया हो गया है। तो ये लोगों का जो खून चूस रहा है, इसको हम लोग हटाने का काम करेंगे। और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, ये मात्र 400 रुपया मिलता है। तो इसको हम लोग बढ़ा करके 1500 रुपया करने का काम करेंगे। एक चीज़ विधायक जी, गैस जो 1200 रुपया मिल रहा है, तो ये 1200 रुपया से हम लोग 500 रुपया करने का काम करेंगे। अभी हम लोग झारखंड में इलेक्शन, ये एजेंडा हम लोगों का था, और यहाँ पे ये सारी सुविधा हम लोगों ने, जो मैनिफेस्टो था हम लोगों का, वहाँ पे लागू हो गया। अगर झारखंड में आपका कोई हो तो वहाँ पता कर ले, और सारा किस्त माँ बहनों के खाता में जाना शुरू हो गया। गैस 500 रुपया मिलना शुरू हो गया। तो ये सारे चीज़, बिजली फ्री हो गई वहाँ पे। तो ये सारे चीज़ हम लोग व्यवस्थित करेंगे। और यहाँ के नया बिहार, यहाँ की जनता उब चुकी है। अब नया सरकार बना करके, तेजस्वी सरकार बना करके हम
बिहार को अच्छे ढंग से ले चलेंगे। नहीं तो आपके जो विरोधी हैं इसी बात के लिए तो कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बात करके जो है जनता का वोट लेना चाहते हैं। फ्री की रेवड़ी नहीं है। जब जातीय जनगणना हुआ तो उसके साथ साथ आर्थिक जनगणना हुआ, और आर्थिक जनगणना हुआ, शैक्षणिक जनगणना हुआ, तो ये सारे चीज़, सारे आंकड़े जब आए तो इसमें बहुत गहन काम हुआ उस पर। तो यही देखा गया कि माँ बहनें, अभी 94 लाख लोग, अभी 6,000 रुपये से नीचे आमदनी है उनका, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि विकास हम कर सकते हैं? तो पहले इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो पिछले पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं उसको आगे हम नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? एक बहुत अहम सवाल और बेसिक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के माहौल में जो ख़ास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग है हिंदुस्तान का या फिर बिहार का, एक तो पहले से ही उसकी स्थिति दयनीय है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है कि जो है बहुत हालत ख़राब है, और ऊपर से एक तरह से जो ह्यूमिलेशन का जो दौर चल रहा है, तरह तरह के हथकंडे आता है। कल सीओ का बयान आया, जो संभल के सीओ का, आपने सुना होगा किस तरह से हुड़दंग के तरह एक पुलिस अधिकारी बात करता है। तो ये सब जो मसले हैं, ऐसे में आप लोग इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, और जो एक जीवन स्तर है उसको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ कार्य योजना आप लोगों की जानिब से? एनडीए का वही काम ही है, फूट डालो और राज करो। तो हमारे नेता का साफ संदेश है, लालू जी का भी वही संदेश है और तेजस्वी जी का भी एकदम सख्त संदेश है कि इस तरह की राजनीति करने वाले बिहार में वो अपने पाँव नहीं पसार सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए वो हमेशा हमारी टीम, राष्ट्रीय जनता दल की टीम, इंडिया गठबंधन की टीम, सारे लोग ऐसे चीज़ों से ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। विधायक जी, आपसे हम आपके लोकल मुद्दे पर कुछ और हम आपसे जानना चाहेंगे। एक बड़ा मुद्दा जो है इस इलाके में उभरा हुआ है और उसके ख़िलाफ़ में आप भी जो है नज़र आए हैं। मैंने खबरें देखी, हमारे पास खबरें आई थी, आपका उसमें बयान भी था। वो बांध को लेकर के, जो बांध है उससे लाखों परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जो बनना प्रस्तावित है, और उस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और एक आरोप भी आप पे लगता है कि आप उस कभी बांध के सपोर्ट में रहा करते थे, तो उस पे आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी चीज़ है कि 1978 में ये बांध प्रस्तावित हुआ और ये मधुबन से लेकर के चनपटिया तक हुआ, और मधुबन से लेकर के कटहा तक ये बांध बना, और जन विरोध के कारण बंजरिया, सुगौली, चनपटिया तक रोक दिया गया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और ये बात उन्होंने देखा। जब लोग जन विरोध किए तो वहाँ से प्रशासन आया, माननीय मंत्री जी यहाँ पे भी उन्होंने टीम भेज करके देखने का काम किया, और उन्होंने देखा, जब जांच हुई तो ये लगा कि ये जन विरोधी है। जन विरोध के कारण इसको रोक दिया गया, और लगभग 43 बरसों के बाद फिर से हम सरकार में जब थे तो ये बात मुझे सुनने में आया कि ये बांध फिर से आ रहा है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने लेटर में लिख करके उनको दिया कि ये बांध बनने से बहुत नुकसान है, ये बांध बनने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर ये कब की बात है? ये कब की बात? सरकार में जब थे तब उस समय आपने लेटर दिया था। फिर वो अनुश्रवण समिति की जो बात होती है, मैंने बता रहा हूँ, सब बात बता रहा हूँ। फिर माननीय उप मुख्यमंत्री उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, उनको भी मैंने लेटर दिया। उनसे दोनों आदमी से मिल करके फिर मैं मुख्यमंत्री जी को कहवाया। संजय झा इसके मंत्री थे, यहाँ के जल संसाधन मंत्री संजय झा थे। तो मेरे पास तो लेटर भी अवेलेबल है अभी। मैंने दोनों को वहाँ पे देने का काम किया। उस वक्त ये रुक गया। फिर हम लोगों की सरकार
हटे। और ये मालूम चला जब मैंने विभाग में गया, यहाँ जब मालूम चला कि टेंडर हो गया तो हम लोगों ने जाकर के विभाग में देखा तो ये मालूम चला कि जून के 24 में इसको कैबिनेट से पास किया गया। जब एनडीए की सरकार बनी तो ये 24 में, ये जून के महीने में 28 को तो हम लोगों का सरकार, 28 जनवरी को हट गया हम लोगों का सरकार, तो ये जून में इसको फिर कैबिनेट से पास किया गया है। और ये अभी काम जो करने का जो बात चल रहा है, मैंने विधानसभा में मामला उठाया है इसको, तारांकित के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, याचिका के माध्यम से। ये बांध बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर जन विरोध कर रहा है, जनता की मांग जो है, इसको गंभीरता से सरकार को देखनी चाहिए। लेकिन सरकार के पास कोई अपना फंड नहीं होता, जनता का पैसा ही होता। अगर जनता के हित में नहीं है तो ये कार्य रोक देना चाहिए। मैंने जब इधर अध्ययन किया तो इसमें 22 नदियाँ आकर के मिलती है। हिमालय पहाड़ उत्तर दिशा में हम लोगों की है और उत्तर से दक्षिण की दिशा में 22 नदियाँ अभी निकली हुई है और सारे आकर के सिकराना नदी में मिलते हैं और ड्रेनेज एक ही है। और ये जो बांध का जो 43 बरस पहले जो अलाइनमेंट बनाया गया, उस वक्त की आबादी क्या थी, अभी की आबादी क्या है। और ये बांध जहाँ बन रहा है, आप देखे होंगे कि एक रेलवे लाइन भी है जो बांध का काम करती है, एक बगल में एनएच भी है, ये भी बांध का काम करती है और पानी सरे में जाता है, किसी को नुकसान नहीं होता है। खेत में पानी जाता है और फिर धीरे धीरे निकल जाता है। लो लैंड एरिया बंजरिया पूरा पड़ता है और मझौलिया, ये लो लैंड एरिया है। यहाँ पानी महीनों 3-3 महीना 4-4 महीना तक डैम कर जाता है, इसका निकासी नहीं हो पाता। एक नदी सिकराना जो है पूरब दिशा में ऊंचा हो गया है, तो इस सील्ड, सबसे पहले तो सील्ड निकाल करके इसको आगे तक मधुबन तक सील्ड निकाल दिया जाए, पानी तेज़ी से खींचे। तो पानी अगर तेज़ी से खींचेगा तो कहीं बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। और बांध बनाना पैसे का नुकसान है, कहीं से उसको जनता को फ़ायदा नहीं है। और जैसे बांध को हम रोकेंगे, बांध बनाएंगे तो लगभग ये 20 किलोमीटर में जो पानी फैलता है, ये पानी जैसे रुकेगा तो इसका लेवल 10 फीट से 15 फीट ऊंचा होगा। तो बांध के इस पार के लोगों को समस्या हो, तो बांध के इस पार जितने भी गांव होंगे, जितने भी गांव होंगे सब अस्त व्यस्त होंगे। और उस साइड में भी जिस सामने अगर टूटेगा उसको भी बर्बाद करेगा। तो ये सारा चीज़, अभी पानी फैल जाता है, खाली सरे है, पानी फैल जाता है, फिर धीरे धीरे निकल जाता है। तो इसको उस पैसे का मैंने कहा कि बेड वाला बना दीजिए ढंग का और सील्ड निकाल दीजिए, यही मामला है। अभी क्या लग रहा है आपको कि ये काम रुकेगा या फिर लड़ाई जारी है? और वहाँ के लोगों के लिए तो ये मरण जीवन का काम हो गया है। सारे लोग देख रहे हैं कि लगातार टेलीफोन आते रहता है कि ये बहुत ही जन विरोधी है। हम लोगों भी ने बहुत देखा कितना जन विरोधी कार्य है ये। तो इसको सरकार को गंभीरता से लेकर के इस कार्य को रोकते हुए इस पैसे को उदाही में लगा देना चाहिए और बेड वार मजबूत बना दे, ठीक हो जाएगा। कुछ आखिरी सवाल आपसे हम ये कर लेते हैं। अब चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो उस संदर्भ में भी बातें करनी ज़रूरी है। इस बार जो है आपके बताया जा रहा है कि आपके अपने ही आपके लिए चैलेंज साबित हो सकते हैं। यहाँ पे MIM के लोग भी जोड़ लगा रहे हैं, जनसुराज से भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव जो है कितना जो है स्ट्रॉन्ग आप अपने खुद को पा रहे हैं? ये जनता की अदालत है और 5 साल में वहाँ पहुँचते हैं सारे लोग और सारे लोग यही उम्मीद लगा करके जाते हैं कि हमको शायद विजय मिल जाए। लेकिन सारे जनता है एक एक चीज़ का ध्यान रखती है और वो एक एक बात पे ध्यान रखता है। और ये देश, ये प्रदेश में सभी को लड़ने का अधिकार है
कोई लड़ता है तो जनता भी सोचती है कि कहाँ से लड़ रहा है, किसके कहने से लड़ रहा है, इसको लड़ने से किसको नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है। जब गांव में जब जाएंगे आप सुनेंगे, ये बिहार की जनता है, दूसरे जगह की जनता नहीं है। एक एक बात, एक एक पॉइंट आप चुपचाप कहीं चौक पर बैठ जाइए और किसी के बारे में पूछिए, वो सारा चीज़ बताएगा। तो ये हम लोगों को कोई नुकसान है, सारे लोगों का अधिकार है, सारे लोग लड़ सकते हैं। इन लोगों से अभी आपकी कोई ऐसी मौके कुछ इस तरह से तो बता ही बातें दिया। हुई हैं कि जो है भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? हमको कोई अधिकार नहीं हमको बात करने के लिए। देश आज़ाद देश है, सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ेंगे, अपना जनता तय करेगी। तो आने वाला चुनाव जो है कितना आपके लिए चैलेंजिंग होगा? आप मुख्य मुकाबला अपना किस रूप में देख रहे हैं? यहाँ तो कोई अभी तक, यहाँ हमेशा से एनडीए का कोई 2 बार से तो मैं इलेक्शन लड़ा। पिछले बार रालोसपा लड़ी थी, संसा कुशवाहा लड़े थे। अब की बार श्याम बिहारी प्रसाद जी जदयू से लड़े थे, जो जनता ने उनको 30,000 वोटों से हराने का काम किया। अब की बार गठबंधन तय करे, जो उसको तय करेगा। जो भी मैदान में आएगा शमीम साहब तैयार हैं, खुद पे भरोसा है? कितना भरोसा है? पूरा पूर्ण भरोसा है मुझे। मैंने जनता के लिए काम भरोसे की वजह, वो मजबूत चीज़ क्या है? मजबूत चीज़ ये है कि मैंने लगातार जिस काम के लिए लोगों ने चुना, यहाँ से लेकर के पटना तक, दिल्ली तक, मैंने स्वास्थ्य सेवा से लेकर के जितना भी आपदा से लेकर के कितना पैसा मैंने दिलवाया। जो जनता का काम है, वो जनता का काम पे खरे उतरने का जरूरत है। तो जनता का जो काम है उसको इन्होंने किया शमीम साहब ने, और उस पर इन्हें भरोसा है कि आगामी चुनाव की नैया जो है पार लगेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब। अब जब चुनाव करीब आएंगे तो फिर आपसे बातें होती रहेंगी। फिलहाल हम ये आकलन करने आए थे कि पिछले 5 सालों में स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने क्या कुछ जनता के लिए किया, और जनता के बीच जब हम जाएंगे तो जनता क्या फीडबैक देती है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।